So now let's have a look at resonance. Since you already know what is free vibration and forced vibration, free oscillation and forced oscillation, अब हमको resonance समझना easy पड़ेगा. So just like the previous case, यहाँ पे वापस मैंने वो 4 पेंडुलम ले लिए और इसी एग्जाम्पल में देखेंगे resonance क्या होता है, right? So we are just oscillating one of them, right? And due to oscillation of this, first this is performing free oscillation बिकॉज हमने इसको डिस्टर्ब किया, इसको भी और कोई चीज़ है नहीं बीच में उसको रोकने वाली या पीरियोडिक फोर्स देने वाली जो इसका जो मूवमेंट है वो स्टॉप कर सके या ऑल्टर कर सके या चेंज कर सके. तो दिस विल मूव इन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा, राइट. अब इसके वजह से यहाँ पे जो स्ट्रिंग के थ्रू जो वाइब्रेशन जाएंगे, ये वाइब्रेशन तीनों को जाएंगे, तीनों पेंडुलम्स को जाएंगे, राइट. अब कैसा देखो C और D, अब सिंस इनका लेंथ अलग अलग है तो ऑब्वियसली बात है इनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी इससे काफी अलग रहेगा. इनका दोनों का लेंथ छोटा है तो फ्रीक्वेंसी इसका सबसे ज्यादा रहेगा, इसका कंपैरेटिवली कम रहेगा. तो ये जो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है इसके मूव करने की वजह से थ्रू द स्ट्रिंग्स, दिस एनर्जी वोंट बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय दिस पेंडुलम्स, राइट. ये पूरा स्ट्रिंग के थ्रू आपका एनर्जी ट्रांसमिट होगा. इसके ऑसिलेट करने की वजह से आपको वाइब्रेशंस इन सब में फील होंगे, ये पूरे स्ट्रिंग में फील होंगे. अब ये एनर्जी इसमें ट्रांसमिट होगा जिसके वजह से ये भी आपका ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा. लेट्स से ये A का ऑसिलेशन, ये C का ऑसिलेशन है थोड़ा कम और D का ऑसिलेशन उससे भी कम, राइट. बट B का ऑसिलेशन एग्जैक्टली इसके बराबर ही होगा, सिमिलर टू A. नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस ऑल 3 आर परफॉर्मिंग फोर्स्ड ऑसिलेशन and this is also performing forced oscillation, right. ये ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा मेरा ये पेंडुलम पे जो फिलहाल जिसको मैं बोल सकता हूँ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगा. जितना इसका फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी आपको ये तीनों का देखने मिलेगा, वही फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो एनर्जी वही पास होगा, तीनों सेम फ्रीक्वेंसी पे ही ऑसिलेट करेंगे, राइट. बट कैसा होता है जब भी कोई बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है ना, तब आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने मिलेगा. यानी अगर इस पेंडुलम को भी, लेट्स से इस मार्कर को ऐसे मैं पेंडुलम कंसीडर करूं, अगर मैं इसको ऑसिलेट करवा रहा हूं, अगर इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अभी मैंने इसको छोड़ा ना, दिस इज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये इसका मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा. अभी सिंस मैंने यहाँ पे इसको पकड़ के रखा हुआ है इसलिए मेरी ग्रिप की वजह से थोड़ा फ्रिक्शन है जिसकी वजह से ऑसिलेशन डैम्प हो रहा है. बट अगर मैं इसको थोड़ा और फ्रिक्शन लेस बनाऊं तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे लंबे टाइम वाइब्रेट करेगा. इसको ऑसिलेशन इस केस में ज्यादा होगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का ज्यादा होगा इस केस में. तो अगर हम किसी भी बॉडी को उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने दें तो मुझे उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, राइट. तो फ्री ऑसिलेशन इसका देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है. अब इन दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है ये, इनके लिए जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगा ये पेंडुलम का जो यहाँ से पास हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों भी कहीं ना कहीं ऑसिलेट कर रहे हैं. बट सिंस ये उनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है इसलिए देखो इनका एम्पलीट्यूड कम है. बट if we take example of B का और आपका A का दोनों का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा बिकॉज दोनों का लेंथ सेम है. इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर बोथ ऑफ देम विल बी सेम. B का जितना रहेगा A का भी उतना रहेगा बिकॉज दोनों का लेंथ सेम है. ऑब्वियसली ये भी आपका फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स ऑसिलेशन ही कर रहा है तो यहां से आ रहा है. बट सिंस आपका जो फोर्स ऑसिलेशन है वो उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा है, यानी हो रहा है फोर्स ऑसिलेशन, बट वो फ्री ऑसिलेशन, हमने जो फ्री ऑसिलेशन देखा था ना वो वाली फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है वो, जिसके वजह से वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा. सो ऐसे केसेस को हम कहते हैं रेजोनेंस. सो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज द स्पेशल केस ऑफ फोर्स ऑसिलेशन इन विच बॉडी, जिसमें आपका फोर्स ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी उस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस. सो हाउ कैन वी डिफाइन रेजोनेंस? रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, हो रहा है फोर्स्ड ऑसिलेशन इन विच बॉडी ऑसिलेट्स एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. सो जनरली हमने क्या देखा, जब आपका फ्री ऑसिलेशन होता है तभी बॉडी अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है, जैसे कि A कर रहा है, राइट. बाकी सभी केसेस में आपका ऑसिलेशन होगा फोर्स ऑसिलेशन की वजह से, पर वो जो वाइब्रेशन होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर नहीं होगा और आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम देखने नहीं मिलेगा. बट कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि आपका जो फोर्स ऑसिलेशन जो है उसका जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, जो ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी है, राइट, वो फ्रीक्वेंसी
उस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करे। यानी अगर वो फ्री वाइब्रेशन कर रहा होता तो ये ऐसे इस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता हो, बट आपका जो फोर्स ऑसिलेशन है जिसके वजह से जो यहाँ पे एनर्जी पास हो रही है इसके थ्रू, ये इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, इसके वजह से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस। जब आपका फोर्स ऑसिलेशन जो है, फोर्स वाइब्रेशन जो पास हो रहा है, एनर्जी जो पास हो रही है बॉडी की, तो फोर्स वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है बॉडी की अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, उस कंडीशन को हम बोलेंगे रेजोनेंस। और ऐसे केसेस में हमको बॉडी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हुए मिलेंगे। सो नाउ वी नो व्हाट इज रेजोनेंस, राइट। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट रेजोनेंस इज कि जब आपका बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करता है, मैंने ऑलरेडी काफी बार बोल चुका है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जब बॉडी आपका वाइब्रेट करेगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। बट अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊँ और बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा, देन दैट वोंट बी द केस। क्योंकि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, लेट्स से my x-axis represents here frequency while my y-axis represents here amplitude of oscillation. So as you go on increasing the frequency, you will see amplitude is increasing, but beyond a point your amplitude won't be increasing anymore, because इस point के बाद आपका amplitude वापस कम होने लगेगा। Yes, it might sound unrealistic, but हम जब करके देखेंगे हमको यही मिलेगा कि एक पॉइंट के बाद आपका एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा। इवन द फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो भी एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा। सो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होगा? एज यू कैन क्लियरली सी कि इस पॉइंट में मुझे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम देखने मिल रहा है, राइट। तो जहां पे हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने मिलता है वो होता है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी इस पॉइंट पे मुझे मिलेगा बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज बॉडीज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्री वाइब्रेशन की। एन मिसिंग था, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो रेजोनेंस कौन सा केस है कि अगर आप मान लो बॉडी को ऑसिलेट करा रहे हो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, आपने पहले उसको यहाँ करवाया, यहाँ करवाया, यहाँ करवाया, यहाँ करवाया, बट जैसे ही आप उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे फोर्सफुली ऑसिलेट कराओगे, वो आपका केस होगा रेजोनेंस का, कि आप उसको फोर्सफुली ऑसिलेट करवा रहे हो बाय गिविंग एक्सटर्नल फोर्सेस पीरियडिकली, बट वो आपका मैच हो रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। अगर आप फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते जाओगे तो इसके बाद आपका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये पर्टिकुलर केस जहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होगा उसको बोलेंगे हम रेजोनेंस। और ये हमको क्लियरली देखने मिलेगा जब भी हम किसी बॉडी को ऑसिलेट कराएंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। लेट्स से एक बॉडी को हम ऑसिलेट करा रहे और उसका फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे, जैसे वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गया वहां पे वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेगा, बट आफ्टर दैट इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी फर्दर वोंट बी इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। इनफैक्ट एम्पलीट्यूड उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा।